हाँ जी, मैंने आप लोगों के सामने खोला है eportal.incometax.gov.in। ठीक है, ये हमारी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। ओके, तो आज हमारी इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास है और हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स होता क्या है? ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है वो हम पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जो टैक्सेशन होता है वही वो दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। टैक्सेशन कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, गवर्नमेंट हमसे कंपलसरी चार्ज करती है, वो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। वो चलती है, ये कंपलसरी एक्सटॉर्शन करने का उसका जो तरीका है वो दो तरीके से है। एक हमारे पास में है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारे पास में है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आप इनकम अर्न करते हैं, जो आपने इनकम अर्न करी है एज अ पर्सन, एज एन असेसी। असेसी मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक होता है नेचुरल पर्सन जैसे मैं हूं, आप हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन जैसे पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, जिसको स्टैच्यूरी आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है। वो एक डिफरेंट असेसी अज्यूम किया जाता है जो अपने नाम पर एक पैन नंबर कैरी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको डायरेक्ट टैक्स एक तरीका है जहां से गवर्नमेंट आपसे कंपलसरी एक्सटॉर्ट करेगी मनी। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स, ये होता है कंजम्पशन बेसिस पर। कंजम्पशन बेसिस में मतलब एक तो मैंने इनकम अर्न करी, तो अब जब मैं इनकम जो कमा रही हूँ, जो मेरा प्रॉफिट है या जो मेरी इनकम है, उस पर मैं टैक्स पे करूंगी। फिर उसके बाद में जो मैंने मेरे पास में पैसा आ गया उसको मैं जैसे खर्च करूंगी, एक्सपेंड करूंगी। तो जैसे मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, जब मैं ये पेन परचेज करती हूँ तो मुझे कंपल्सरीली इस पे जीएसटी पे करना पड़ता है ना। जीएसटी क्या मेरे पास ऑप्शन है जीएसटी ना पे करने का? नहीं, हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स हर आइटम्स पे गवर्नमेंट की एक स्पेसिफाइड स्कीम के अकॉर्डिंगली हमको पे करना होता है। तो वहां पर लिखी होती है हमारे पास में हर आइटम पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, है ना। एमआरपी में सारे टैक्सेस जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। कौन से टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं एमआरपी में? एमआरपी में जो मैन्युफैक्चरर इनकम अर्न कर रहा है उसका डायरेक्ट टैक्स भी, और जो वो जब आप परचेज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली उस पर जीएसटी लगाया गया, या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी पे की गई। ठीक है, या फिर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उस पर वैट पे किया गया। अल्कोहल पे वैट लगता है, यस वैट लगता है। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वैट लगता है, हमको 5% देना होता है। तो भाई इनडायरेक्ट कंजम्पशन बेस आपको देना होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम बोल सकते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अगर आप अल्कोहल परचेज करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स हो गया जो आपने इनकम अर्न करी है, तो इनकम अर्न पे आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, तो मैम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि हमारी जो क्लास है वो है इनकम टैक्स के लिए, वो है हमारी इनकम टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स आपने जो इनकम अर्न करी है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें आपके पास में इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे असेसी के बेसिस पर। हमारे पास में कोई पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है उसको टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है जब वो पर्सन एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर इनकम अर्न करता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? ये थ्रेशोल्ड लिमिट डिपेंड करती है जो पर्सन है, उसको हम यहाँ पे कहेंगे असेसी इन द आइज ऑफ लॉ। जो इनकम टैक्स के नजरिए से ये कह लीजिए कि इनकम टैक्स की लैंग्वेज में वोकैबुलरी आपकी मैं डेवलप कर रही हूँ यहाँ पे। उसके लिए असेसी जो होता है, असेसी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो असेसी को कब टैक्स पे करना पड़ता है? जब वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट, एक इनकम, पर्टिकुलर एक इनकम अर्न कर लेता है उसके बाद उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ये हर असेसी के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब के लिए स्लैब रेट दे रखा है। स्लैब रेट कहां दे रखा है? फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में स्लैब रेट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना, पे करना पड़ता है भाई हमको, टैक्स पे करना पड़ता है एज पर द स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या है ये मैम कई बार मेंशन है, अभी मैं आपको विद इन 10-15 मिनट्स इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये स्लैब रेट्स दिखाऊंगी। जो इंडिविजुअल एचयूएफ
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक टाइप हमारे एसएससी का ये हो गया। दूसरा टाइप हमारे पास में आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसको कंपल्सरीली 30% के हिसाब से टैक्स तो पे करना ही करना पड़ता है। उसकी इनकम अगर 1 रुपए भी होगी, 1 रुपीज, तो उसको 30 पैसा जो होगा वो एज टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी मैं सेस के बारे में बात करूंगी, सरचार्ज के बारे में बात करूंगी, वो एडिशनल है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। फिर तीसरा हमारा सेसी का टाइप होता है भाई कंपनी। फिर हमारे पास में आ जाती है कंपनी। कंपनी हमारे पास में दो टाइप की हो जाती है, एक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी हमारी होती है पब्लिक लिमिटेड। इन दोनों पर ही सेम टाइप से टैक्स लगता है, वही 30%। और उसमें भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं, जैसे आप ऑप्ट करना चाहो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास में एक नॉर्मल जनरल रेट्स ऑफ टैक्सेस है, दूसरा हमारे पास में है स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस। उसके हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो अभी हमने सर बात की कि किसको टैक्स पे करना होता है। हमने बात की कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट रीच करने के बाद इनकम की आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई के लिए जो है ओल्ड रिजीम है। यहाँ पर रिजीम भी दो टाइप से डिवाइडेड है कि भाई पहले हमारे पास में एक स्कीम चलती थी जिसको हम ओल्ड रिजीम अभी कहते हैं, पुराने समय में। अभी भी ये हमारे पास में एप्लीकेबल है। अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद में आप कंपल्सरीली आपको टैक्स के नेक्सेस में आप आ जाते हो, आपको आईटीआर फाइल करनी ही होती है। ठीक है, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है अंडर सेक्शन 139(1) एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको फाइल करना ही होता है। ऑल दो आपके पास कभी टैक्स लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अभी हम आगे जब रूल सीखेंगे तो हमको ये समझेगा कि भाई हमको कब इस टैक्स की एप्लीकेशन हमारे ऊपर आ जाती है। अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 2,50,000 तक नहीं लगता है। हमारे पास में अभी 3 साल पहले नई रिजीम हमारे पास में एप्लीकेबल हो गई है, वो जैसे हम डिफॉल्ट रिजीम भी कहते हैं, न्यू रिजीम। न्यू में हमारे पास में जो एप्लीकेबल स्लैब रेट है वो स्टार्ट होता है 3 लाख से। मैम ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो? ये मैं फाइनेंशियल ईयर बात कर रही हूँ 24-25 की। मैम फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे ही रीच करती है तो ये इंडिविजुअल के लिए जो है 22,50,000 है। फर्म और कंपनी के लिए मैंने बताया कि इवन इफ यू आर अर्निंग 1 रुपीज, तो उस पर भी आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेस हमारे पास में एडिशनल होता है। सेस आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट है, ठीक है, आप कोई भी असेसी हैं, आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रेट है, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स है, उस पर आपको एडिशनली 4% सेस देना होता है। मैम ये सेस क्या होता है? ये होता है एडिशनल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब अगर आपके ऊपर टैक्स आपका बना 1 लाख रुपीज, तो आपको देना पड़ेगा 1,04,000, आपको सेस एक्स्ट्रा देना होता है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सेस, हायर एजुकेशन सेस, शॉर्टकट में हायर HEC, हायर एजुकेशन सेस। जो टैक्स का वो पोर्शन जो स्पेशली कंट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जब मैंने आपको बताया कि मैम ये मैं जो रेट्स बता रही हूँ ये बता रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? देखिए, जैसे हमारे पास में अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर, ये कैलेंडर मंथ चल रहा है। कैलेंडर मंथ के हिसाब से हम बात करते हैं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम क्या बात करते हैं, ये हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ये खत्म होता है 31 दिसंबर को, है ना। मैंने बात की आपसे, जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, खत्म होता है 31 दिसंबर को, और ये होता है 12 मंथ्स का। ऐसे ही इन द फील्ड्स ऑफ फाइनेंस हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ये खत्म होता है 31 मार्च को। ये भी 12 मंथ्स का होता है। जब आप किसी असेसी की इनकम को एसेस करते हैं, मतलब कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन या कैलकुलेट कह लीजिए,
कंप्यूट करते हैं तो आप उसका पीरियड काउंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप बैंक की पासबुक भी आप डिटेल में लेते होंगे, जब उसकी डिटेल निकालते होंगे तो आपसे आपका सीए या फिर आपका अकाउंटेंट आपसे बोलता होगा कि सर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो डेटा है वो सेंड कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, जिस भी ईयर की आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी हमने जो आईटीआर हमने फाइल की, हमारे पास में लास्ट डेट थी नॉन ऑडिटेड क्लाइंट की, जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उसकी लास्ट डेट जो थी वो 15 सितंबर थी, है ना। नॉर्मली जो होती है वो 31 जुलाई होती है। इस साल जो है इन्फोसिस ने काफी टाइम लगा दिया नया सिस्टम डेवलप करने में, और जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो बहुत ज्यादा डेवलप होके और बहुत ही वेल प्लान वेल मैनेज होके हमारे सामने आया है। उसमें काफी टाइम लग गया, और आईटीआर की ड्यू डेट जो है नॉन ऑडिटिंग असेसीज की कर दी गई थी 15 सितंबर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च होता है। अभी हमारे पास में जो इसकी हमने आईटीआर फाइल की है वो हमने की है 24-25 की। तो हमने बात मैं कर रही हूँ 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2025, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसकी आपने अभी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट अभी अभी हमारी निकली है लास्ट मंथ, जो कि थी एक्सटेंड होने के बाद, नॉर्मली इट इज 31 जुलाई, जो एक्सटेंड कर दी गई 15 सितंबर तक, ठीक है। तो हमारे पास में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर ये होता है। फाइनेंशियल ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों कहते हैं? नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ हमारे पास में, बताओ तो। 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 इज असेसमेंट ईयर फॉर 24-25। मैम, असेसमेंट ईयर को असेसमेंट ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम इनकम को एसेस कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। हम इनकम कब कंप्यूट कर पाएंगे? जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाएगा। पूरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को खत्म होगा। 31 मार्च कौन सी निकली थी रिसेंटली? 31 मार्च 2025 निकली थी रिसेंटली। तो 2025 जब रिसेंटली निकली 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से हमारा असेसमेंट ईयर शुरू हो गया कि लास्ट ईयर में हमारी इनकम कितनी हुई थी, उसके हिसाब से हम टैक्स पेमेंट करेंगे। मैम, तो फिर ये हमारे टीडीएस और एडवांस टैक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो 25-26 जो है ये हमारा जो है ये असेसमेंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 है। यस, ये क्वेश्चन आपने बताया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। इसके बाद आपने बताया 31 जुलाई एक्सटेंड टू 15 सितंबर। ये आपने आईटीआर की डेट बताई है मैडम, ये हाँ जी। इंडिविजुअल की है या कंपनी पार्टनरशिप में सब में सेम रहेगी? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया नॉन ऑडिटिंग क्लाइंट्स की। ओके मैडम। मैंने इस बात को शायद 3 से 4 बार बोला कि जिसकी ऑडिट नहीं होना है उनकी रिटर्न की जो डेट नॉर्मली होती है वो 31 जुलाई होती है, जो एक्सटेंड करके 31 सितंबर कर दी गई। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू। और फिर से मैं बताती हूँ, इट इज आईटीआर फाइलिंग की डेट जनरल 31 जुलाई होती है। ये हमको फाइल करनी होती है एज पर आईटी एक्ट अंडर हेलो सेक्शन। यस, मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑडिट कौन मतलब किस बेस कैसा होता है, मतलब मैं क्या उसके होता बारे है? में थोड़ी लेटर ओके स्टेज पे आऊंगी, अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, ठीक ओके है। मैम, ओके। यू डोंट वरी, हम वील गो विद द फ्लो, यू शुड फॉलो द प्रोसीजर। आपके सारे पोर्शन को मैं कवर करूंगी कि अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने बताया कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आईटीआर हम थ्रेशोल्ड लिमिट सीख रहे हैं अभी कि आपकी इनकम कितनी अर्न करेंगे, उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी कितनी इनकम के बाद में आपको टैक्स पेमेंट करना जरूरी होता है, उसके लिए एप्लीकेबल स्लैब रेट क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसके बाद आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड आई टेल यू कि व्हाट इज ऑडिट एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस हम बढ़ाते हैं।
तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर हमारे पास में नॉन ऑडिट की, नॉन ऑडिट केसेस। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं स्लैब रेट की। स्लैब रेट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब मैं जब भी आपसे बोलूंगी 24-25, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। ठीक है। जैसे ही मैं 24-25 मैंने बोला, इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-5, असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं आपसे स्लैब रेट की। जो मैंने आपसे स्लैब रेट बोला, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि भाई स्लैब रेट जो होता है वो इंडिविजुअल, जैसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसके बाद में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सबके लिए स्लैब रेट जो होता है वो सेम होता है एज पर ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में हम क्या होती है, ओल्ड रिजीम एप्लीकेबल स्लैब रेट है, जो कि आपको मैं स्पेसिफाई करके बता रही हूं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से लेके, 2,50,000 तक तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 2,50,000 से लेकर अगर आपकी इनकम अप टू 5 lakhs होती है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल स्लैब रेट क्या है, 5%। 5 lakhs to 10 lakhs, it is 20%. Then 10 lakhs से ऊपर होती है तो इट इज 30%। ठीक है। ये मैंने आपको बताया ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट्स। ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट्स में भी थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, ये एज पर डिपेंड करती है। अगर आप अंडर 60 हैं, अंडर 60 हैं, तो आप पर ये रेट है। ठीक है। अगर आप ओवर 60 होंगे, मतलब आप 60 ईयर्स से प्लस हो जाते हैं, तो आपके ऊपर 3 लाख से ये स्लैब स्टार्ट होगा। मतलब 50,000 तक और आपको रिलीफ दिया जाएगा। 3 लाख से ये स्टार्ट होगा 5 लाख तक, 5%। फिर 5 lakhs to 10 lakhs, 20%। और अबव 10 lakhs इट इज 30%। ठीक है। ये 60 ईयर्स प्लस होने के बाद मैंने बताया। अगर आप 80 ईयर्स प्लस हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए क्या होगा, जो 3 लाख टू 5 लाख 5% वाला स्लैब है ये खत्म हो जाएगा। बाकी दोनों 5 to 10 lakhs वाला एप्लीकेबल होगा 20%, और 10 lakhs अबव 30%, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये मैंने आपको बताया ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसका असेसमेंट ईयर होता है 25-26। ठीक है। ओल्ड रिजीम मैंने आपको बताई, इसको हम ओल्ड रिजीम बोलते हैं। न्यू रिजीम, जिसको अब हम डिफॉल्ट रिजीम भी बोलते हैं। डिफॉल्ट रिजीम क्यों बोलते हैं मैम, इसीलिए क्योंकि जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल खोलेंगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही डिफॉल्ट रिजीम होगी। बाय डिफॉल्ट जिसे कहते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग मोबाइल की होती है कि आपने कुछ भी नहीं किया तो आपके ऊपर ये तो लगेगा ही लगेगा। जो डिफॉल्ट रिजीम है आपके ऊपर 24-25 की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपसे कहती है कि आपको 3 lakhs तक तो कोई टैक्स नहीं पे करना है, अप टू 3 lakhs नील। ठीक है। फिर 3 lakhs to 7 lakhs, मतलब 3 लाख 1 रुपए हो गए अगर आपकी इनकम, से लेके 7 lakhs तक आपकी जो इनकम होगी उस पर लगेगा 5%। फिर 7 lakhs to 10 lakhs, 10%। 10 lakhs to 12 lakhs, 15%। 12 lakhs to 15 lakhs, 20%।
15 lakhs कुछ भी हो सकता है, 15 लाख से अब आप चले जाएंगे तो आप 30%। यहाँ पर आपको 10 लाख के ऊपर 30% है, यहाँ पर आपके पास में 50 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% है। अदरवाइज आपके पास में यहाँ पर नील आ जाएगी अप टू 3 lakhs। तो मैम डिफॉल्ट रिजीम तो आपके पास हर केस में, ये तो यहाँ पर प्राइमा फेसिया लग रही है कि बहुत ही अच्छी है। हम क्यों ओल्ड रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं? इसीलिए बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम के बारे में बेटा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक चैप्टर है डिडक्शंस नाम का। डिडक्शंस एज पर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में आपको एक डिडक्शंस का चैप्टर दे रखा है, जो आपसे बोलता है कि आपको बहुत सारी चीजों की डिडक्शंस दी जाएगी। ये सेक्शन स्टार्ट होता है 80C से, और 80C से लेके कई सारे इसमें सेक्शंस हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम पर डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैम डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उसमें जो पोर्शन भी आपने पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर इनकम से डराइव किया है, जैसे आपका बैंक में आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, उस सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है और आपका इंटरेस्ट पूरे साल में सिर्फ 10,000 तक ही होता है, तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास में डिडक्शन के चैप्टर में ही एक एप्लीकेबल सेक्शन आता है जहां पर आपके पास में ये रिलीफ अवेलेबल है। मैंने आपको बोला पर्टिकुलरली कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे आपने मार्केट में रेगुलरली सुना होगा, LIC ले लीजिए। जैसे आपकी मार्च आने वाली होती है, फरवरी मार्च में बहुत ज्यादा आपने गौर किया होगा टीवी में बहुत ज्यादा एड्स चलने लगते हैं LIC के, घर पे लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए, क्योंकि अगर उन पर्टिकुलर कुछ स्कीम्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शंस मिलती है अप टू सर्टेन लिमिट की। ठीक है, जैसे अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको 24 सेक्शन की जो एग्जाम्पशन है वो अलग मिलेगी, जो हाउसिंग प्रॉपर्टी में मिलती है 2 लाख की। उसके अलावा भी आपकी हाउसिंग लोन की आपको डिडक्शंस भी मिलती है उसके इंटरेस्ट पे। एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन पर में भी आपको उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है। आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप LIC में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर भी आपको एक डिडक्शन मिलती है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिलती है। तो मैम ये क्या आप अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से बताओगे? मैं पूरी पूरी डेडिकेटली 40 मिनट्स आपको यही सारी डिडक्शंस भी सिखाऊंगी, जिससे आपको ये महसूस होगा कि अगर आपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या पर्टिकुलर आपकी इनकम्स हैं तो वहां पर आपको ओल्ड रिजीम में आपको ITR फाइल करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेरेटिव टू न्यू रिजीम, क्योंकि न्यू रिजीम में आपके पास में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट 2 डिडक्शंस। वो 2 डिडक्शंस कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई अग्निवीर की और NPS आपके पास में 80CCD2 करके सेक्शन नंबर है, जहां पर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पैसा डिपॉजिट करता है, वहां वो आपको डिडक्शन अवेलेबल है और कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। तो मैम ये आप कहाँ मिलेंगी? हम गूगल सर्च कर लें? बिल्कुल, आप गूगल सर्च कर लीजिए। मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आपको शो करती हूँ, आपके साथ पोर्टल शेयर करती हूँ जहां से आप इसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम यहाँ पर कंप्यूटेशन जब बनाना सीखेंगे तब भी आप इसे एक्सेल में प्रोवाइड कर सकते हैं और आप आराम से किसी की भी इनकम कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक है जी। और हमारी ये क्लास इनकम टैक्स की जो आपने आज से स्टार्ट की है, ये लगभग हमारी 22 से 26 क्लासेस होंगी। इसमें हम ITR से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पहले समझेंगे, इनकम टैक्स लॉ जो भी एप्लीकेबल आपके लिए मार्केट में जनरल इंफॉर्मेशन से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगे, वो लॉ सीखेंगे, इनकम टैक्स लॉ सीखेंगे। साथ में हम आपके साथ में ITR फाइल भी करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पे रियल टाइम बेसिस पे सारे स्केड्यूल्स जो उस पर अवेलेबल होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4 सभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे, देखेंगे और उसकी कॉम्पिटिशन बनाना भी सीखेंगे। हमारे पास में 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, जैसे अभी आपने सीखा
कि मैम कितनी इनकम से ऊपर आपको टैक्स एप्लीकेबल आपने देखा, ठीक है, कि आपके पास में ओल्ड रिजीम में 2,50,000 से ऊपर आपके पास में टैक्स का नेक्सस आ जाता है और आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी होती है। ऑल दो 5 लाख तक वहां पर रिबेट दी जाती है, जहां पर आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। न्यू रिजीम में 7 लाख तक की रिबेट है, आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वहां पर रिबेट मिल जाती है। ये सेक्शन 87A की रिबेट्स अवेलेबल है आईटी एक्ट में, जो आपके पास एप्लीकेबल हो जाएंगी और आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन एज पर लॉ हमको पता होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद की रिटर्न फाइल करेंगे, अपने क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस जो है आईटी एक्ट से डील करने का वो मैं स्ट्रांग बनाऊंगी। ठीक है मैम, न्यू टैक्स रेट तो 12% से है नील। नहीं नहीं, जो अभी अपने पास में, मैं आपको 24-25 की बात कर रही हूँ, आपने शायद ध्यान नहीं सुना हर्षित जी। ऐसा है कि मैं आपसे 24-25 की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। उसके बाद में हमारे पास में जो नया फाइनेंशियल ईयर है 25-26, ये अभी चल रहा है। तो 25-26 के लिए अलग रेट्स हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में इनकम टैक्स पोर्टल पे ही दिखाऊंगी। ठीक है, अभी आप जो मैंने आपको बताया है वो 100% शॉर्ट है। जो मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। हमारे क्लास के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला, आफ्टर क्लास 10 मिनट्स का डाउट सेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास में नोट्स में क्लास के साथ साथ ही प्रोवाइड करती जाऊंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम आईटीआर 1, 2, 3, 4 पूरा एक एक स्केड्यूल समझेंगे। उसके बाद आईटीआर 5 और 6 जो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी की फाइलिंग करना, तो उसके लिए हम जो फॉर्म 3CD होता है उसके 44 क्लॉसेस डिटेल में समझेंगे। पर ऑडिट करना जो होता है वो एक सीए के नेक्सस में आता है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते, है ना। तो हमको समझने में सारी चीजें आनी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में सारी एक्सप्लेन करूंगी। उनको कैसे डील करना है वो भी सिखाऊंगी। आपको सीए के साथ में कौन से पेपर वर्क मेंटेन करने हैं वो भी सिखाऊंगी, लेकिन फाइल करना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वो सीए को करना है, आपको नहीं करना है। ठीक है, हेलो। पता सब कुछ होना चाहिए, तो आपको एंड ऑफ दिस क्लास आपको सारी चीजें पता होगी। लेकिन आईटीआर 1 to 4 आप खुद से ही फाइल कर पाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि वो नॉन ऑडिट क्लाइंट्स की होती है, नॉन ऑडिट असेसीज की होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट आप कैसे अचीव करेंगे, 2,50,000 या 3 लाख जो आप कैसे अचीव करेंगे। आपके पास में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम को इन्हीं 5 हेड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप सैलरी कमा रहे होंगे, ठीक है, आपकी इनकम जो होगी वो सैलरी बेस्ड होगी, या आपकी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी से। आपके पास में घर, प्रॉपर्टी, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, अपार्टमेंट, वेयर हाउस, गोडाउन, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको रेंट आता है। ठीक है, एक बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आता है, वो आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होता है आपके पास में कैपिटल गेन। मैम कैपिटल गेन क्या होता है, जब भी आपका कोई कैपिटल एसेट मींस जो भी आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करता है, जो भी एसेट है आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करता है, जब आप उसे सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो हम बाद में जाएंगे। उसके स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस उस पर एप्लीकेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं होते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफरेंट वेराइटीज उसमें होती हैं, हम वो सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया सैलरी, दूसरा मैंने आपको बताया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपको बताया कैपिटल गेन। फिर उसके बाद में आपके पास आता है फोर्थ हेड ऑफ इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन। आप या तो बिजनेस कर सकते हैं या आप प्रोफेशनल इनकम आपकी हो सकती है। बिजनेस इनकम कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो मैम जो हमारे शेयर्स होते हैं उनकी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या कैपिटल गेन में आती है या वो बिजनेस प्रोफेशन में आती है। देखिए, अगर आप सारी काम छोड़कर सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, सुबह 9 बजे से बैठ के आपका काम ही फुल टाइम ट्रेडर का है, तो आपकी वो बिजनेस इनकम कहलाती है। लेकिन अगर आप सैलरी बेस्ड हैं और साथ में आपने कुछ अपने अकाउंट खोल रखे हैं जहां पर आप कुछ ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर वो आपकी कैपिटल गेन में आएगी। तो मैम उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं, ये क्या हेड मिक्स नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, मैं आपको बाइफरकेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, फिर आपकी जो इनकम है वो इन चारों में नहीं आ रही है, फिर भी हमारी कुछ ऐसी इनकम होती है जो इन चारों में नहीं आ रही है, वो कहाँ जाएगी? वो आपकी आती है फिफ्थ हेड ऑफ इनकम में, जिसे कहते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की एग्जांपल बता दीजिए। जैसे आपको कोई गिफ्ट मिला, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया,
आपको एक गिफ्ट मिलता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता है, तो वो आपकी सैलरी इनकम हो गई। लेकिन अगर आपको ऐसे ही कोई गिफ्ट मिला, ऐसे ही गिफ्ट कैसे हो गया मैम? आपने एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपको गिफ्ट मिला और उस गिफ्ट की कीमत जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो आपको कहां पर उसे रखेंगे? आपकी क्या वो सैलरी इनकम है? नहीं। क्या वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं। क्या वो आपका कैपिटल गेन है? नहीं। क्या वो आपकी बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो फिर वो इनकम कहां जाएगी? वो जाएगी आपकी अदर सोर्सेज में, ठीक है। आपके दादाजी ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो वो आपकी इनकम कहां जाएगी? रिपोर्टेबल इनकम में, जो आपकी रिपोर्ट होगी, जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, रिपोर्टेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। आपके बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है ना, आपके बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट आया उसमें आपने क्या काम किया जिस वजह से आपको वो पैसा मिला? आपने कुछ नहीं किया, आपने पैसा उसमें डिपॉजिट किया। वो कौन से हेड में जाएगा? वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो हमारे पास में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसके बेसिस पर हमारे पास में आईटीआर डिफरेंट तरीके से चलेगी। आईटीआर 1 हमारी सैलरी बेस्ड आईटीआर होती है। सैलरी बेस्ड आईटीआर, जो जिसे हम सहज भी कहते हैं, आपकी सहज आईटीआर जो है, आपकी सैलरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी टोटल 50 लाख तक होती है, तो आपको सैलरी आईटीआर, सहज आईटीआर भरनी होती है। आईटीआर 1 पे जाएंगे हम। आपकी 50 लाख से ऊपर इनकम होती है तो आप आईटीआर 2 में जाएंगे। फिर आपकी आईटीआर 3 जो है, आपकी बिजनेस इनकम होगी तो आप आईटीआर 3 में जाएंगे। फिर हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाएंगे तो आईटीआर 4 में जाएंगे। इसके बारे में हम लेटर स्टेज पे सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे हेड्स ऑफ इनकम के हिसाब से, हमारी आईटीआर के पैटर्न के हिसाब से हम अपने प्रोसेस को, अपने क्लास के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यस फैजल, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, बोलें। हाँ, मैंने और इससे पहले भी बताया था, जो बेसिकली नया ये जो इनकम टैक्स की बिल आई थी, उसमें अप टू 12 लैक्स नील था टैक्स। तो उसके बाद नहीं नहीं, वो जो था वो नहीं, जो आप बता रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक चलिए है, कोई नहीं। आप अभी हमारे पास में जो आपने आईटीआर फाइल करी है डाउट फैजल जी, सेशन में ही वो पूछना है, हमने ऐसा कहीं 24-25 जाएगा। के लिए की है ना। जी और हम उसी के स्लैब रेट के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर आपके पास में 7 लाख तक की है। और अभी हमारे पास में जो फाइनेंशियल ईयर करंट चल रहा है उसमें है कि वो भाई 24। इस साल आपकी जो भी इनकम है वो 12 लाख तक की अगर की इनकम है तो आपके ऊपर उसमें टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वहां पर रिबेट मिल जाएगी। आपके आप टैक्स रेट्स है वो भी डिफरेंट है। चलिए मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, तो डाउट सेशन में ही फिर सारा पूछते हैं, ऐसे हाँ, टाइम वो जाए। सारी चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे हम। यस, जी एडवोकेट श्याम वर्मा जी, मैं सुन रही हूँ आपको। तो एक डाउट है मैम, मैं मुझे पूछना था, ये जो आप वर्किंग सिखाएंगे, ये तीनों सेक्टरों की सिखाएंगे ना? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। हाँ, तीनों के लिए सिखाएंगे। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। लेकिन सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए वर्किंग में कोई इतना फर्क ही नहीं है जितना कि आप उसको प्रॉब्लम में समझें। अगर आप उसकी बैलेंस शीट, आपने किसके लिए पूछा था? बैलेंस शीट के लिए पूछा था या इनकम टैक्स के लिए पूछा था? मैम बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑल ओवर थिंग। नहीं नहीं, ऐसा है, जो अपने पास में असेसी बेस्ड होता है, असेसी बेस्ड में अगर आप कोई भी असेसी हैं, मैंने आपको असेसी बेस्ड बताया, आप मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम पे इनकम टैक्स लगता है ना। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो वो तीनों के डिफरेंट होते हैं। तो आपने किसके रिस्पेक्ट में पूछा था? एक बार आप क्लैरिटी ले लीजिए, पढ़ाऊंगी तो मैं मैम दोनों में ही पूरा पूरा। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, अभी मैं ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मैन्युफैक्चरिंग फर्म से भी ऑफर आया था आज ही। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग का सीख लूँ तो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं सीख पाऊंगा, तो मेरे लिए नहीं टोटल नहीं, लॉस ऐसा हो नहीं है, जाएगा। आप दोनों का सीख जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू मैम। इनकम टैक्स में आप दोनों का सीख जाएंगे, आप उससे श्योरिटी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, क्या मुझे बताएंगे हमारे पास में कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, वो सारे बताएं। यस फैजल अगेन। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं बेसिकली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंस बैकग्राउंड को मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो जो भी आपका ये रहेगा कि आप बिल्कुल ना बेसिक से पढ़ाइएगा प्लीज़, मैं बिल्कुल क्योंकि बेसिक से हमें चलूंगी, हमें आप चिंता हमें मत कीजिए। समझने में प्रॉब्लम होती है मेरे जैसे स्टूडेंट्स को। आप ओके चिंता ओके। मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके कराऊंगी। ओके ओके मैम। हेलो। यस खुशबू, आई एम लिसनिंग। हाय मैम। हाँ, आपने पूछा ना वर्किंग प्रोफेशन के बारे में, तो मैं एज एन अकाउंटेंट काम करती हूँ। मेरी खुद की फर्म है, बिजनेस है मेरा मतलब। तो मैं उसमें अरे वाह, वेरी गुड। और खुशबू के अलावा हमारे पास में, मैम हेलो। यस यस, हेलो मैम, मैं ऑफिस असिस्टेंट हूँ, अकाउंटेंट रिलेटेड भी काम करती हूँ। मतलब ऑल ओवर ऑफिस रिलेटेड काम रहता है ना, उसमें ऑलराउंडर समझे ना।
अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, मैंने आप लोगों के सामने खोला है eportal.incometax.gov.in। ठीक है, ये हमारी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इनकम टैक्स गूगल पे टाइप करेंगे, हमारे सामने इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक आपके पास खुल के आएगा। आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये एज इट इज ऐसा ही खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने है ई फाइलिंग एनीवेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इनकम टैक्स का हमारे पास में लोगो बना हुआ है। ठीक है, होम इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ पर देखिए आपके पास में मैंने आपको बताया सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो ये पोर्टल है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। क्यों सपोर्टिव है मैम? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर कोई फाइल करना चाहे खुद से, और उसकी सहज मान लीजिए 15-20 लाख की इनकम है, तो वो खुद से ही कर सकता है। अगर उसकी मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम से मल्टीपल हेड से उसकी इनकम नहीं है तो वो बहुत सहजता से फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। मैं यहाँ पे कैसे आपको इस वेबसाइट से डील करना है, कैसे इसकी हेल्प से आप आईटीआर फाइल करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, कहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये सब कुछ बताऊंगी। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, होम पर हमने सैलरीड एम्प्लॉय देखा, यहाँ पर दिख रहा है गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, उसके नीचे रिटर्न्स फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। यहाँ पर हम हमारे पास में रिटर्न्स और फॉर्म्स जो भी आपके पास एप्लीकेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया आईटीआर 1, 2, 3, उसके बारे में डिटेल में बताइए किसके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है। स्लैब रेट के बारे में भी हम बात कर रहे थे, हम स्लैब रेट में चलते हैं। पहले जैसे ही हम स्लैब रेट में जाते हैं, तो जो मैंने आपको स्लैब रेट थोड़ी देर पहले बताए थे उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कोई कोई मेरे से पूछ रहा था कि मैम थोड़ा सा बताओ कैसा क्या हो रहा है, आईटीआर कौन सी फाइल कर रहे हैं या स्लैब रेट में। कोई ने तो मुझे चेंजेस बताए थे कुछ करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से उस सारी चीजों को रीड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको सारी चीजें बताऊंगी ही। यहाँ पर रिटर्न्स एंड फॉर्म्स एप्लीकेबल टू सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो भी हमारा बीत गया। क्यों 24-25? क्योंकि वो 31 मार्च 2025 को वो साल खत्म हो गया। असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब 1 अप्रैल 25 से लेकर 26 तक, 31 मार्च 2026 तक हम क्या करेंगे, पिछले साल की इनकम को एसेस करके फाइल कर सकते हैं। तो फिर मैं लास्ट डेट जो आपने बताई थी 31 जुलाई, वो क्या थी? 31 जुलाई जो है वो आपके पास में विदाउट पेनल्टी विदाउट लेट फीस की आपके पास में लास्ट डेट है, जिसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया था। जिसका ऑडिट नहीं होना है उसके लिए, इसका ऑडिट होना है उसके लिए दूसरी डेट्स है, उसके बारे में हम थोड़ी 10-15 मिनट के बाद बात करेंगे। देखिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल, ये जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है इसको आप आराम से पढ़िए कि आपके लिए ये नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। देखिए आगे, रिटर्न्स एप्लीकेबल फॉर अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्स अप टू ₹50 लाख। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बोला था कि जो आईटीआर 1 है वो सहज कहते हैं इसको, इसीलिए सहज क्योंकि 50 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप आईटीआर 1 भरेंगे, जिसमें मेन पोर्शन जो होगा वो आपकी सैलरी इनकम का होगा। अगर कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल है जो रिटायरमेंट ले चुका है, उसकी पेंशन आ रही है, तो वो भी आईटीआर 1 ही फाइल करेगा, क्योंकि जो उसकी इनकम होती है वो सैलरी की वजह से ही है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की ही वजह से है, जिसको वो एक बहुत पीरियड के लिए जी चुका है। ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही घर है, 1 हाउस प्रॉपर्टी। अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज लाइक फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, अगर आपने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 आईटीआर 1 में ही जाता है, उसके ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर की इनकम होगी तो हम आईटीआर 3 में जाएंगे। ठीक है, फिर कैपिटल गेन अप टू अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1,25,000, ये क्या है मैम? अगर आप शेयर मार्केट में, ठीक है, पैसे लगाए हुए हैं आपने और 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया था शेयर्स को, 1 साल से ज्यादा होल्ड किया था, दैट मीन्स जब आप सेल कर रहे हैं उससे पहले जब आपने परचेज किया होगा उन शेयर्स को, तो वो जो पीरियड है, होल्डिंग पीरियड कहते हैं उसको, ड्यूरेशन जब तक आपने उन शेयर्स को होल्ड करके रखा है वो 1 साल से ज्यादा था। 1 साल से अगर ज्यादा था तो वो इनकम जो होगी सेल्स माइनस परचेज, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, इसको हम कैपिटल गेन कहेंगे, वो आता है अंडर सेक्शन 112A। अगर वो 1,25,000 तक है तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, वो टैक्स फ्री इनकम है आपकी। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम है 1,25,000 तक की, वो आईटीआर 1 में ही जाएगी, सैलरी पेंशन के साथ ही जाएगी। Okay, ITR 1 cannot be used for a person who is director short-term capital gain, long-term capital gain,
अंडर सेक्शन 112 एक्सीडिंग 1,25,000, इसके बारे में हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हेड्स ऑफ इनकम मैं आपको सिखाऊंगी। सैलरी को मैं डिटेल में पहले कंप्यूट करना सिखाऊंगी कि अगर आपको आपका फॉर्म 16 मिलता है, तो उससे आप अपनी कंप्यूटेशन कैसे बना सकते हैं। फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर जब आपको देगा तो उसमें जो जो डिटेल लिखी होती है आपकी, जैसे कि आपके उसमें लिखा हुआ है HRA आपको मिला है, आपको ग्रेशियस पेमेंट ग्रेचुटी मिल रही है, या आपको और कोई परक्विजिट मिल रहा है, कोई अलाउंसेस मिल रही हैं, तो वो कौन सी एग्जाम्प्ट है, कितनी आपको परमिसिबल है, कितनी आपकी कंप्यूटेशन में आएगी, उसके फॉर्म 16 से आप कंप्यूटेशन कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी साथ में। और उसके बाद में हम ITR 1 को फाइल करना भी सीखेंगे। ITR 1 में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कौन से लोग कहां तक आपकी इनकम होगी वो आप फाइल करेंगे, कौन से लोग उसको फाइल नहीं कर सकते हैं उसकी ये यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। फिर आप ITR 2 में आइए। ITR 2 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1 एंड HUF। भाई ITR 2 जो है वो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिन पे ITR 1 नहीं एप्लीकेबल होगी। तो ITR 1 50 लाख तक की इनकम पे तो ITR 1 है, मतलब अगर आपका 36 लाख का पैकेज है, 42 लाख का पैकेज है, ठीक है, ITR 1 भरिए। ITR 2 जब आप 50 लाख से ऊपर आ जाएंगे, 50 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम आती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। मैम सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज जैसे आपके ऊपर टैक्स बना, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स को सरचार्ज कहते हैं। कि 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप हो गए पैसे वाले। जो पैसे वाले लोग हैं जो 50 लाख से ऊपर इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको अपने टैक्स पर भी एक्स्ट्रा एडिशनली टैक्स देना पड़ेगा, जो 50 लाख से लेकर 1 CR तक 10% होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं कि आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 30 लाख, ठीक है, तो 30 लाख आपका टैक्स बन रहा है, 30 लाख के ऊपर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। उसी टैक्स के ऊपर जो परसेंटेज जो निकालना होगा वो सरचार्ज का रेट मैं आपको बता रही हूँ। 50 लाख से लेके 1 CR तक जो रेट है वो 10% है, फिर 1 CR से लेके 2 CR तक वो 15% है। ऐसे हमारे पास में आगे चलेगा, ये मैं आपको डिटेल में लेटर स्टेज पे बताऊंगी। अभी सिर्फ आप दिमाग में रखिए कि 50 लाख से ऊपर की इनकम आपकी सैलरी से हो जाती है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। और ITR 2 जो होता है वो इसीलिए ही डिफरेंट है ITR 1 से, क्योंकि वो हायर सैलरी बेस्ड पर्सन के लिए है, ठीक है, सैलरीड पर्सन जो थोड़े पैसे वाले हो गए हैं। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड Hindu undivided family having income under any head other than profits and gains or business profession and who is not eligible to file ITR 1। अब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन नहीं, मतलब आप आर्किटेक्ट योगा टीचर नहीं है, आप क्या है, आप सैलरीड बेस्ड पर्सन है और आपकी जो इनकम है वो आपकी कहां से है, सैलरी से ही है। साथ में यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ले लिया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एक एंटिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे ही एक हिंदू कपल शादी करता है, मतलब हिंदू लड़का लड़की शादी करते हैं, उसके बाद जैसे ही उनका बेटा पैदा होता है वैसे ही उनके पास पावर आती है टू रजिस्टर एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग से पेन नंबर कैरी कर सकती है। पेन नंबर कैरी कर सकती है मतलब वो गवर्नमेंट की नजर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में एक सेपरेट पर्सन बनने का राइट रखती है। सेपरेट पर्सन जिसके पास अपने राइट्स हैं, वो एक डिफरेंट या आर्टिफिशियल एंटिटी मानी जाएगी जिसके पास पेन नंबर है, जो अपना बिजनेस कर सकता है, जो अपनी इनकम अर्न कर सकता है बेसिकली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी मैंने बोला 50 लाख से ऊपर की इनकम है, वो ITR 2 में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं ITR 3 में। ITR 3 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स। अभी जैसी हमारी ये ITR 3 4 के बाद में मैं आपको पेन नंबर के बारे में एक दो चीजें बताना चाहूंगी, फिर उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। ITR 3 applicable for individual and HUF. This return is applicable for individuals and Hindu undivided family having income under the head salary, pension, house property, profit and gains, business profession, capital gains, income from other sources. आपके पास सारे के सारे हेड्स एप्लीकेबल हो गए हैं, लेकिन आप ITR 1 और 2 एंड 4 में नहीं जा सकते, फिर आप ITR 3 के पास आते हैं।
देखिए ITR 1 इजी है, ITR 4 उससे भी ज्यादा इजी है, उसके बाद नंबर आता है ITR 2 का, और सबसे डिफिकल्ट होती है ITR 3, क्योंकि उसमें मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम है। अगर एक पर्सन है जिसके पास में अपने 3 घर हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट है, अपना बिजनेस भी चलाता है, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, उसके और भी दूसरे काम हैं जहां से उसको इनकम आती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस चल रहे हैं, बड़ा एम्पायर चल रहा है, तो भाई वो ITR 3 फाइल करते हैं। फिर हम आ जाते हैं ITR 4 पर। ITR 4 को सुगम कहते हैं। ये सुगम सहज से सुगम हुआ, क्यों हुआ? जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ IT एक्ट, वो छोटे बिजनेस एंटरप्राइज हैं। मतलब छोटे बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब मैम, छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस मतलब जिनका टर्नओवर, अगेन टर्नओवर मतलब इसको सेल्स कहते हैं, बिजनेस की सेल्स आपकी अप टू 2 CR है, 2 करोड़ तक है, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर प्रॉफिट निकालकर अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। क्या होता है मैम ये मैं आपको बताती हूँ, एक लाइन में बताती हूँ, डिटेल में मैं आपको ITR 4 आने पर बताऊंगी। ऐसा होता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 CR तक है, या फिर आपका टर्नओवर नई 2 सालों से ये भी एप्लीकेबल हो गया है कि अगर आपका टर्नओवर 3 CR तक है, 3 करोड़ तक है। क्यों 3 करोड़ का ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आपकी 95% से ज्यादा सेल परचेज जो होती है वो बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू होती है। मतलब आप एक लेजिटिमेट जो है बिजनेसमैन है, और आप सारे बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप 2 CR या 3 CR जो भी आपका टर्नओवर है उसका 8% या 6%, दो ऑप्शन होते हैं उसमें, मतलब दो बाइफिकेशन होते हैं उसमें। अब बता करके 8%, मतलब आपका 2 CR का 8% कितना हुआ, बताओ तो जल्दी से। 16 लाख। 16 लाख। तो 16 लाख तक आप अपना प्रॉफिट दिखाइए, 16 लाख से ऊपर आप अपना प्रॉफिट दिखाइए, 2 CR की आपकी सेल पे 16 लाख से ऊपर अपना प्रॉफिट दिखाइए, और उस पर आप अकॉर्डिंगली टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला ऑप्शन है, और आप इसको सुगम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैम इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई बुक्स नहीं बनाए? नहीं, आपको GST में बुक्स बनानी पड़ेगी। GST में आपको 20 लाख से ऊपर की सेल पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 40 लाख से ऊपर की सेल पर आपको जो होता है GST R1 2 भी आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जबकि वहां पर एक ऑप्शन ये भी है कि भाई अगर आप कंपोजिट सप्लाई में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, कंपोजिट सप्लाई मतलब जहां पर आप क्रेडिट ना लेते हैं ना पास ऑन करते हैं, तो वहां पर आपके लिए लिमिट अलग हो जाती है। तो वो ऑप्शंस की वजह से आपको क्रेडिट पास ऑन करने की वजह से आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ परचेज और सेल्स की मेंटेन करनी पड़ेगी। परचेज, सेल्स, बैंक, कैश, बस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमको ये बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं इसी GST की वजह से, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये 2-3 चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। बाकी और जब हम सुगम फाइल करते हैं तो सुगम में हमको ये भी करना पड़ता है कि भाई हमको 4 कॉलम भरने ही पड़ते हैं। आपको बैलेंस शीट P&L नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको अपना डेटर, आपको क्रेडिटर, कैश और बैंक बताना होता है, बस। ठीक है, तो अभी हमारी आज की क्लास होगी वो यहीं तक होगी। पेन नंबर के बारे में मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि हमारा ये अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का कोड होता है, 10 नंबर्स का ये कोड होता है, 10 डिजिट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट 5 डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे अल्फाबेटिक होते हैं, फिर 4 डिजिट्स होते हैं न्यूमेरिक होते हैं, फिर एक अल्फाबेटिक होता है। ये 10 डिजिट्स का डेडिकेटेड कोड होता है जो हर असेसी को दिया जाता है। हर असेसी को मतलब मैम, मतलब जो इंडिविजुअल है, मतलब नेचुरल असेसी है उसको भी, जो आर्टिफिशियल असेसी है, ठीक है, आर्टिफिशियल असेसी मतलब हु इज एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे कंपनी है वो आर्टिफिशियल असेसी है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, लेकिन है तो वो असेसी है। असेसी तो उसका अपना एक पेन नंबर होता है। पार्टनरशिप फर्म वो भी एक आर्टिफिशियल असेसी है, उसका भी अपना पेन नंबर होता है। तो जो भी असेसी अपना पेन नंबर लेते हैं इंडिविजुअली, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल असेसी होने के बाद में, तो वो अपना पेन नंबर लेने के बाद में इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करके अपनी ITR डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिट नॉन ऑडिट के केस हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और हम अपना फर्स्ट हेड ऑफ इनकम सैलरी जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में जाना कि ये इनकम टैक्स जैसी चीज जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, यस, दोज हु आर रेजिंग देयर हैंड्स प्लीज टॉक टू मी। मुझे पहले नाजिया बात करेंगी। यस नाजिया। मैडम आप हमें ये ITR रिटर्न पूरा सिखा देंगे ना, मतलब फाइल करना लास्ट मोमेंट तक यस, हमें पूरा प्रॉपरली आ जाएगा ना?
सिखाना मेरे ऊपर है, सीखना आपके ऊपर है, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा ना। थैंक यू मैम। ओके। हेलो। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक बात पूछना था, अपन लोग अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में सीख रहे हैं, पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया एक्ट पास किया है, मतलब नया बिल पार्लियामेंट में पास किया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो फ्यूचर में वही इनकम टैक्स चलेगा। तो इनकम टैक्स 2025 रिपील कर देगा 1961 वाले एक्ट को। आप मेरे से जो सीख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं करेक्ट। आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जो भी आपके पास में एप्लीकेबल लॉ आपको समझ में होना चाहिए, पुराना भी नया भी, कंबाइंड नॉलेज की हम बात करेंगे। ओके। हेलो। गुड यस। इवनिंग मैम। यस, एक्चुअली गुड मैं इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला है कि आईटीआर 4 जो सहज है, सहज में 2 CR का जो सुगम है, हाँ। 2 CR का जो बाउंडेशन है, आपने बोला है कि 2 CR का जो बंदा इनकम करता है वो फिलअप कर सकता है। तो एडवांस टैक्स इनकम नहीं, टर्नओवर, सेल्स की बात टर्नओवर, नहीं कर सॉरी, रही। 2 CR का जो टर्नओवर है उसमें वो सहज में एप्लीकेबल होता है। हाँ, तो इसमें क्या एडवांस टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो वाला, यानी जो एडवांस टैक्स हम लोग पेमेंट करते हैं क्वार्टरली बेसिस, वो क्या इसमें एप्लीकेबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि एडवांस टैक्स का नॉर्म्स अलग होते हैं। एडवांस टैक्स हमारे हम्म। इनकम टैक्स का ही पार्ट है। इनकम टैक्स को कलेक्शन करने का गवर्नमेंट का तरीका जो है वो एडवांस टैक्स है। अगर आपका हाँ। टोटल टैक्स पेबल 10,000 से ऊपर आता है तो आप एडवांस टैक्स के नेक्सेस में आ जाते हैं। अगर ओके। आपका आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, टीडीएस, मैट, आप जिसमें भी आते हैं, आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसको कटने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है तो आप एडवांस टैक्स में आते हैं। इसका इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है कि आप उसमें नॉन ऑडिटी हैं, कौन से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली ये पूछना था कि ये तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है कि ये क्या सिर्फ एचयूएफ वाले के लिए क्या इसमें एप्लीकेबल होता है, क्या प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में एप्लीकेबल हो सकता है? क्या क्या किस बारे में पूछ रहा, फिर से पूछे प्लीज। ये जो 2 CR का आपने जो बोला है बाउंडेशन है, ये सिर्फ क्या एचयूएफ वाले जो ये सिर्फ एचयूएफ नहीं, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बस 3 के लिए ओके। एप्लीकेबल है। अगर आप एलएलपी भी हैं तो एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का कोई एप्लीकेबल नहीं है, वो आईटीआर 4 या 5 में होता है शायद। वो आईटीआर 4 तो उनके ऊपर है ही नहीं, फिर उसके आगे जाना पड़ेगा उनको। आईटीआर 4 जो है वो उसका नाम सहज नहीं सर, सुगम है। वो सुगम इसलिए ही है कि आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से कर लीजिए। उसमें शायद आईटीआर 5 एप्लीकेबल होता है ना, यस। प्राइवेट लिमिटेड का। यस। यस। उस एमसीए 27 या ऐसा कुछ भी होता है, वो टैक्स ऑडिट का जो प्रॉब्लम वो है। टैक्स ऑडिट के लिए होता है टैक्स और ऑडिट कंपनी के पे टैक्स ऑडिट 27, एप्लीकेबल होता ही होता है। MGT 7 ऐसा कुछ होता है। हाँ, ठीक है वो मैम। उनको ऑडिट कराना ही कराना होता है। हाँ। ओके हेलो। मैडम, थैंक यू। हेलो। यस खुशबू। मैम, मेरा ना ये क्वेश्चन था। मतलब पहले तो मैंने जीएसटी फाइल करना ये सर से ही सीखा था, गौरव सर से। तो लास्ट ईयर से मैं मेरा जीएसटी खुद से ही फाइल कर रही हूँ। तो मेरा ना मतलब पहले तक तो ITR 4 फाइल होता था। लाइक ये 24-25 का जो मतलब अभी ये ईयर गया उसमें मेरा ITR 3 फाइल हुआ। तो अभी मुझे पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब A to Z। तो मेरा क्या ऑडिट बिल्कुल करना पड़ेगा, सारे बुक्स मतलब सारे बुक्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको मतलब 50 रुपीज से ज्यादा का जो भी एक्सपेंसेस हैं, 50 रुपीज से, अगेन आई एम टेलिंग, 50 रुपीज से ज्यादा के आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उनका आपको लेजिटिमेट जो काउंटर फॉइल है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब सारे वाउचर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 50 रुपए से ऊपर के जो भी खर्चे हैं उन सबकी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन मैम मेरा ऑल ओवर टर्न मतलब पूरा ये टर्नओवर मैंने सिर्फ 1.76 तक दिखाया था जीएसटी से। तो क्या मेरा ऑडिट होगा? 1.76 दिखाया था तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप अपना जो प्रॉफिट है वो 8% से भी कम दिखाना चाहते हो। ITR 3 में मेरे सीए ने 7.35 7 मतलब 7.5 लाख तक मेरा इनकम दिखाया है। नहीं नहीं, आप अगर आपका जो उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है वो जो आपका टर्नओवर है उसके 8% से भी कम है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वही मेरा क्वेश्चन ही यही है कि मतलब मेरा ऑडिट कराना पड़ेगा मुझे। यस, मैंने आपको बताया, वही मैंने आपको बताया। मैं फिर से जो आपने बोला तो मैंने उसको रिवर्स करके बताया आपको कि जिससे कैलकुलेशन आप खुद से करिए। अगर आपका टर्नओवर जो भी है आपका 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर हो जाता है और आप अपना दिखा रहे हैं प्रॉफिट जो है आपका 8% से कम है,
8% से कम है तो आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके मैम। Okay. I guess that's all for today. See you all in the next class. Take care. Bye bye. Hope हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से जाएं और हम लोग जब क्लास खत्म करें तो आपके पास में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन। ओके मैम, गुड नाइट। Okay. Bye bye. Good night all of you. Bye. थैंक यू मैम।